हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का जो हमारा 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, इसका सेट नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो में मतलब फर्स्ट जो पार्ट हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में आपको 30 एमसीक्यू मैंने आपको इसी तरह से कराया है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो कि 30 प्रश्न कराया था और बोला था कि सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे के देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बेस्ट 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि बिहार की सिंचाई व्यवस्था और नहर प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि बिहार में कुल संचित कृषि भूमि का सबसे बड़ा भाग जो है नलकूपों यानी ट्यूबवेल्स के द्वारा सींचा जाता है, जिसके बाद नहरों का स्थान आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो सिंचाई की जाती है वो आधुनिक संसाधनों में नलकूपों का करीब आपका 60 से 65% तक नलकूपों का हाथ होता है, ठीक है। इसके बाद नहरों का अगर बात करें, सेकंड नंबर पे नहर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं 25 से 30% हिस्सा नहरों का है। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि सोन नहर प्रणाली, ठीक है। सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1874 में डेहरी ऑन सोन, ये मेरा सिटी है खुद का, मेरा रेलवे स्टेशन, मतलब मेरा खुद का रेलवे स्टेशन नहीं, मतलब मेरा जो सिटी है वो रेलवे स्टेशन मेरा नियरेस्ट ही है, डेहरी ऑन सोन के पास किया गया है, ताकि दक्षिण पश्चिम बिहार को सूखा मुक्त किया जा सके। देखो गाइस, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सोन नहर जो है बिहार की पहली आधुनिक और सबसे पुरानी नहर परियोजना के रूप में जानी जाती है और इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था 1874 में, जिससे रोहतास, भोजपुर, पटना जिलों में कृषि क्रांति आई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा एक तरह से बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कोसी नहर परियोजना से मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी जिलों में जैसे कि सिवान, सारण, गोपालगंज को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कोसी नहर परियोजना बिहार के पूर्वी और मध्य जिलों में जैसे कि सहरसा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सहरसा हो गया, साथ ही साथ मधेपुरा को हम लोग ले सकते हैं, मधेपुरा। इसके बाद आप पूर्णिया को ले सकते हो, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, कटिहार, फिर अररिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सभी जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत, राइट। सिवान, सारण और गोपालगंज को सिंचाई जो है वो गंडक नदी से मिलता है, ये आप याद रखना। गंडक, मैंने यहाँ पे गंधक लिखा, ठीक है, गंडक, देखो मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम गंडक लिख सकते हैं, गंडक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम गंडक कहेंगे, ठीक है। गंडक जो है, गंडक से सिवान, सारण और गोपालगंज में सिंचाई होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सही आंसर क्या बनेगा। प्रश्न में हमसे पूछा है कि सत्य कथन बताइए, तो सत्य 1 और 2 है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पसंद आने चाहिए और पेपर में आपका, अब आपने देख लिया है, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार होगा या फिर आपने एडी को एग्ज़ाम दिया, बिहार एसआई एग्ज़ाम दिया, तो उन सभी जगह आपने देख लिया कथन वाइज ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अब आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सारा कथन ही चलेगा। तो आप आराम से इसी टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना डीपली अध्ययन करिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें, चीज़ों को समझ सकें, राइट। चलिए अगला प्रश्न आता है कि बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और बांधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण जिले में त्रिवेणी नामक स्थान पर किया गया, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी बिहार को पानी देता है। तो इस प्रश्न में तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो गंडक नदी पर किया गया, पश्चिमी चंपारण जिले में त्रिवेणी नामक स्थान पर, ठीक है, सही है। सेकेंड आता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त जो बाण सागर बांध परियोजना है वो सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इस पर थोड़ा सा नज़र आ लिया, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा।
बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर बनाया गया और बिहार और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि बिहार, यूपी और एमपी की तीनों की संयुक्त परियोजना, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यानी एमपी, यूपी और बिहार, इसमें तीनों सम्मिलित है, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ भी सेकंड पॉइंट भी सही होगा। तीसरा आता है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के जमुई जिले में स्थित है, जो वहाँ के सूखाग्रस्त पहाड़ी इलाकों की सिंचाई आवश्यकता को पूरा करता है। ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है? क्योंकि दुर्गावती जो जलाशय परियोजना है वो जमुई में नहीं बल्कि कैमूर और रोहतास में देखने को मिलता है। कैमूर और रोहतास के साथ इसका संबंध रहता है, राइट, दुर्गावती का। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जमुई की बात करें तो जमुई वाला एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि बरनार जलाशय जो है, बरनार जलाशय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बरनार जलाशय, ये आपका जमुई के साथ संबंध रखेगा, जिसे गढ़ी बांध भी कहा जाता है। गढ़ी बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो हमें असत्य बताना, तो केवल 3 असत्य होगा, इसलिए हम बी को टिक करेंगे, केवल बी असत्य। नेक्स्ट सवाल पे नज़र डालिए कि दक्षिण बिहार में सिंचाई की एक बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक प्रणाली का उपयोग आज भी किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जो प्राकृतिक ढाल का उपयोग करके पानी को खेतों तक पहुंचाती है। तो इसे हम लोग आहार पाइन कहा जाता है, ठीक है, आहार पाइन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के उत्तर मध्य मैदानी भागों में पाई जाने वाली चौर और मन नामक भू आकृतियों का वास्तविक भौगोलिक अर्थ क्या है और इनका सिंचाई या फिर मत्स्य पालन में क्या महत्व होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तर बिहार में विशेषकर बूढ़ी गंडक और कोसी के आसपास की जो क्षेत्र है, मतलब नदियाँ अपना पुराना रास्ता छोड़ देती है, तो वहाँ पानी से भरे हुए गड्ढे टेढ़े मेढ़े मतलब रह जाते हैं। डेफिनेटली आप जानते ही हो कि इस तरह से जब होगा तो कहीं ना कहीं टेढ़े मेढ़े गड्ढे बन जाते हैं। तो उथले जल भराव वाले मैदानों को चौर कहा जाता है और गहरे जो गोखुर झीलों को मन कहते हैं, जैसे कि टेटरिया मन, माधोपुर मन, ये सब आपने सुना होगा। तो ये मछली पालन और मखाना उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छे स्थान के रूप में जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ऑप्शन बी होगा कि यह नदियों के मार्ग बदलने से बनी प्राकृतिक उथली झीलों या फिर गोखुर झीलों है, जो कि जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उम्मीद है कि इस तरह के जो सवाल हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार की किस सिंचाई परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता के तहत विकसित किया गया, जिसका नियंत्रण केंद्र जो है वो बीरपुर यानी हनुमान नगर बैराज में स्थित है। तो सही आंसर बनेगा यहाँ पर कोसी परियोजना, राइट। कोसी परियोजना जो है मतलब कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच 1954 में एक समझौता हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 1954, राइट, 1954। और इसके तहत नेपाल की सीमा के भीतर बीरपुर के पास एक विशाल बैराज, जिसे हम लोग इस नाम से जानते हैं हनुमान नगर बैराज, ठीक है, हनुमान नगर बैराज बनाया गया, जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई दोनों का काम करता है। तो ऑप्शन बी होगा। फिर आता है अगला सवाल कि बिहार के खनिज संसाधनों के क्षेत्रीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में खनिज संसाधनों की भारी कमी हो गई और अब मुख्य रूप से केवल दक्षिणी सीमांत जिलों में चट्टानों तक ही सीमित रह गई है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मतलब जब झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ तो सारा जो चीज़ें हैं वो खनिज, पूरी तरह से खनिज संसाधन झारखंड के पास चले गए। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो अविभाजित बिहार के अधिकांश जो खनिज समृद्ध क्षेत्र थे, लगभग 90% से अधिक आप कह सकते हो धात्विक खनिज और कोयला, वो झारखंड में अब जाकर के चले गए। अब बिहार में मुख्य रूप से अधात्विक और विंध्य जो धारवाड़ श्रेणी के खनिज ही बचे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि पाइराइट्स के उत्पादन में बिहार का पूरे भारत में एकाधिकार, लगभग 95% से अधिक भंडार है और इसका मुख्य खनन रोहतास जिले के अमझोर क्षेत्र में किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि बिहार में पढ़ाई का राइट्स जो है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, रोहतास के पास। पढ़ाई का राइट्स, पाइराइट्स, पढ़ाई का राइट्स रोहतास के पास, क्योंकि रोहतास तो आप जानते ही हैं कि बिहार में साक्षरता में सबसे अव्वल स्थान पर आता है, टॉप पर है। तो इस तरह से आप याद रख लो, ये सेकंड पॉइंट हमारा फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है।
तीसरे नज़र डालते हैं तीसरा पॉइंट पर। अबरख यानी माइका के उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेप मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी मैदानों जिलों जैसे कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से गलत होगा। मैं आपको बता दूं कि अबरख जो है मैदानी जिलों में नहीं मिलता है, ठीक है। यह झारखंड से सटे जो दक्षिणी पठारी जिले हैं जैसे कि नवादा, विशेषकर राजौली, जमुई और गया में पाया जाता है। यह अबरख बेल्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये पॉइंट तो पूरी तरह से गलत होगा। तो अब अगर हमें सही बताना कि कौन सा कथन सही है तो फर्स्ट और सेकंड को टिक करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार के विशिष्ट औद्योगिक खनिजों और उनके प्राप्ति स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि चूना पत्थर जो है लाइमस्टोन का सबसे बड़ा भंडार कैमूर और रोहतास के विंध्य चट्टानों में पाया जाता है, जिसके कारण इन जिलों में सीमेंट उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूना पत्थर, कैमूर और रोहतास, ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है कि सोना यानी गोल्ड जो है प्राथमिक निक्षेपों की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा जमुई जिले के सोनो यानी करमटिया जो है करमटिया क्षेत्र में की गई है, जिसे देश का सबसे बड़े संभावित भंडारों में से एक माना जा रहा है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लगभग पूरे भारत का अकेले अब ऐसा माना जा रहा है कि 40% जो है वो बिहार के जमुई जिले से उत्पादन किया जाएगा, निकाला जाएगा। भंडारण काफ़ी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्वार्टजाइट और चीनी मिट्टी मुख्य निक्षेप बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग चंपारण में पाए जाते हैं। ये पॉइंट गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि क्वार्टजाइट और चीनी मिट्टी चंपारण में नहीं, ये खनिज जो कि खड़गपुर पहाड़ियों और जैसे कि आपका जो है क्वार्टजाइट गैरों के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, मैंने आपको याद कराया था ट्रिक, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से मुंगेर कह सकते हो। और चीनी मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको भागलपुर में देखने को मिलता है, ठीक है, भागलपुर। तो ये आप याद रखना। ये आपका तो मुंगेर हो गया, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में, और ये आपका भागलपुर हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हमें देखना है कि असत्य क्या है तो असत्य के रूप में केवल 3 होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बिहार के गया और मुंगेर जिलों में मिलने वाले किस विशेष खनिज का उपयोग परमाणु ऊर्जा उद्योगों में या फिर विशेष मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जो कि पिग्माटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर बनेगा लिथियम और यूरेनियम मोनाजाइट, ये कह सकते हो। राइट आंसर बी होगा। यानी गया जिले के कुछ हिस्से जैसे कि चक्रबंधा और मुंगेर के पहाड़ी क्षेत्रों में यूरेनियम और लिथियम जैसे दुर्लभ और सामरिक खनिजों के छोटे निक्षेप पैग्माटाइट चट्टानों के भीतर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। अगला सवाल बनता है कि भागलपुर जिले का कौन सा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कोयला के छोटे निक्षेपों या तांबे के अंशों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जो झारखंड के राजमहल पहाड़ी के विस्तार से सटा हुआ है। तो भागलपुर जिले का कौन सा ऐतिहासिक जो रूप से कोयला के छोटे निक्षेपों के लिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे पीरपौती, ठीक है। पीरपौती यहाँ पर करेक्ट होगा। भागलपुर के पीरपौती और मंदार जो है बांका का मंदार, ये ध्यान रखिएगा। मंदार पहाड़ी भी पूछा जाता है। तो बांका का मंदार के पास के क्षेत्रों में राजमहल कोयला क्षेत्र के कुछ पूर्वी विस्तार पाए जाते हैं। यहाँ पर भविष्य के ताप विद्युत ऊर्जा के लिए कोयले के ब्लॉक भी आवंटित किए जा चुके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर का ऐतिहासिक खनन होता रहा है, जिसका उपयोग मौर्य काल के सम्राट अशोक के स्तंभ जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ को बनाने के लिए भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियाँ चुनार के नज़दीक का जो विस्तार है, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और जनगणना 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में यह देश में पहले स्थान पर है। तो देखिए इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार जो है वो 3rd रैंक पर तो है ही, इसमें तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि तीसरा जो स्थान है वो बिल्कुल करेक्ट करा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा रैंक जो है कि बिहार को मिला है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में ओवरऑल पूरे इंडिया में बिहार जो है टॉप पर है, 1106 वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के साथ सबसे टॉप पर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 1106। तो ये पॉइंट हमारा सही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट करें कि बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें शिवहर जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और कैमूर जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सेकेंड पॉइंट की भी बात करें तो ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। शिवहर जो कि टॉप पर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में और सबसे कम में आपका ये कैमूर। तो सेकेंड में भी मतलब पूरी तरह से यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है, जैसे कि पिछले दशक 2001 के 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर जो है लगभग 15.4% रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। मैं आपको बता दूं कि 2001 से 11 के बीच बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में करीब 25.42% थी। ठीक है, 42% थी वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे 15.4। तो ये तो पहला ही गलत हो गया। भारत ने सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाले राज्यों में से एक था ये, और राष्ट्रीय औसत जो था वो जस्ट 17.7% ही था। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वृद्धि है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें जो दिया गया था वो तो ऐसे भी गलत हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए, हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सत्य बताना है, तो सत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो को अब तो लाइक ज़रूर कर दिया हो यार। इतना बेहतरीन तरीके से अब आपको कोई बताने वाला है नहीं, घिसा-पिटा क्वेश्चन आप पता नहीं कहाँ से देखते रहते हो। देखो, बिहार के लिंगानुपात और साक्षरता दर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल लिंगानुपात 918 है, जिसमें गोपालगंज जिला सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला और मुंगेर जिला सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको सभी को पता होगा कि लिंगानुपात बिहार का 918 है, जिसमें सबसे टॉप पर है गोपालगंज जिला सबसे उच्चतम लिंगानुपात 1021 और मुंगेर जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला है। यहाँ पर आपको करीब 876 देखने को मिलता है मुंगेर में लिंगानुपात। तो पहला पॉइंट करेक्ट। सेकेंड आता है कि बिहार की कुल साक्षरता 61.8%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 51.5% है। इसमें भी मुझे नहीं दिक्कत लग रहा है आपको कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये तीनों डाटा याद रखिएगा, एग्जैक्ट सही है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि रोहतास जिला बिहार में पुरुष साक्षरता में तो प्रथम स्थान है, लेकिन महिला साक्षरता के मामले में पटना जिला सबसे आगे है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि रोहतास जिला बिहार में साक्षरता के हर मामले में नंबर 1 है, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो फीमेल हो, यानी मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में टॉप पर है। कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता यहाँ पर करीब 62.97%, जो कि तीनों में से रोहतास ही शीर्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा कि महिला साक्षरता में सबसे पीछे जो है वो आपका सहरसा होगा, सबसे पीछे है फीमेल में। तो यहाँ पर देखिए, सत्य के रूप में देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही था, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जहां नगरीकरण का स्तर सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि पूरे राज्य का औसत नगरीकरण स्तर मात्र 11.3% के आसपास है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पटना, जो राजधानी है वो तो डेवलप होगा ही, ये तो आप समझ ही सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में पूरे राज्य में सबसे अधिक है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा करके बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सही आंसर पर निकलेगा ऑप्शन बी, जी जो गया जी जिले में अनुसूचित जाति की आबादी प्रतिशत सबसे अधिक, करीब यहाँ पर लगभग आपका 30.39% देखने को मिलता है। इसके विपरीत किशनगंज में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे कम है। किशनगंज में जो है आपका SC बहुत कम है, मतलब सबसे कम है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी संख्यात्मक और प्रतिशत दोनों आधार पर संकेंद्रण सबसे अधिक है, क्योंकि यह क्षेत्र थारू जनजाति और जंगलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे पश्चिमी चंपारण, राइट,
पश्चिमी चंपारण ऑप्शन सी। पश्चिमी चंपारण जिले में थारू और उराव जैसी जनजातियाँ, ठीक है, थारू तो आपने देख लिया, उराव ये भी याद रखो, उराव जो जनजाति हैं, उराव जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, तराई और जंगल के कारण बिहार के सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी यहाँ ही निवास करती है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल आता है कि बिहार के परिवहन अपवाह तंत्र और राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि बिहार से गुजरने वाला सबसे प्रसिद्ध और पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, अब इसका जो नया नाम हो गया है वो NH19 हो गया है, जिसे ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है और इसका निर्माण शेषा सूरी ने कराया था। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं बिल्कुल करेक्ट है। और बिहार की मोहनिया, औरंगाबाद, सासाराम से होकर के गुजरता है, इसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट करेक्ट। सेकेंड आता है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1860 से 62 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा कोलकाता से दिल्ली लाइन के हिस्से के रूप में राजमहल से पटना होते हुए शुरू की गई थी। इस पॉइंट में भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिहार के पटना शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक होगा यहाँ पर कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पटना में नहीं बल्कि हाजीपुर यानी वैशाली जिला में स्थित है, ठीक है, ये हम जानते हैं हाजीपुर वैशाली में स्थित है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर देखेंगे सत्य क्या होगा, तो सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला पॉइंट आता है कि बिहार के जल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी से होकर के गुजरता है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और यह बिहार के पूरे मध्य भाग को कवर करता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट में तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि NH1 जो है, मतलब NH बोल रहा हूँ, NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये बक्सर से प्रवेश कर भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल जाता है, जो बिहार के व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। राइट। सेकेंड पॉइंट है कि बिहार के पटना गाय घाट में एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल बनाया गया है, जहां से बड़े मालवाहक जहाज़ों का संचालन किया जाता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पटना का गायघाट टर्मिनल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक प्रमुख रीजनल हब के रूप में से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि बिहार की कोसी और गंडक नदियां अपनी तीव्र ढाल के कारण बड़े जहाज़ों के परिवहन के लिए बारहमासी रूप से पूरी तरह से उपयुक्त है। इस पॉइंट में पूरी तरह गलत है, क्योंकि कोसी और गंडक नदियां अपने ऊपरी भागों में अत्यंत तीव्र ढाल होने वाली हैं और मैदानी भागों में भारी मात्रा में गाद जमा करती हैं, जिससे इसमें पानी की जो गहराई है वो स्थिर नहीं रहती है और बड़े कमर्शियल जहाज़ों के बारहमासी आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये पॉइंट गलत होगा। असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य का सबसे व्यस्त नागरिक उड्डयन केंद्र है, जो कि घरेलू और सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है। तो यहाँ पे होगा पटना, ठीक है, पटना ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, बिहार के उत्तरी मैदानी भागों में सड़कों के घनत्व और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि एशियाई विकास बैंक बड़े पैमाने पर बिहार राज्य राजमार्ग परियोजनाओं को फंड कर रहा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ पे देखो ऐसे भी लिखा गया था ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पिछले कई वर्षों से ADB जो है बिहार में राज्य राजमार्गों को 4 लेन और 2 लेन चौड़ीकरण करने के लिए राज्य सरकार को बहुत कम ब्याज पर बड़े लोन और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बिहार के किस शहर में महात्मा गांधी सेतु स्थित है, जो कि गंगा नदी पर बना है और उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक और भारत के सबसे लंबे स्टील ट्रस जो कि ब्रिजों में से एक है। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि पटना और पटना हाजीपुर को ये जोड़ता है, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर भी होगा। देखिए महात्मा गांधी जो सेतु है इसका निर्माण करीब 1982 में हुआ था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला सवाल बनता है कि बिहार के प्राकृतिक
आपदा प्रोफाइल और बाढ़ सूखा प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है, मतलब फ्लड प्रोन राज्य है, जहां का लगभग 73 भौगोलिक क्षेत्र विशेषकर उत्तर बिहार की नदियों के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। तो ये तो हमारा सही है पॉइंट, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, पॉइंट हमारा करेक्ट है। सेकंड वाली बात करें, सेकंड पॉइंट है कि उत्तर बिहार जहां भीषण बाढ़ से ग्रसित रहता है, वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार जैसे जमुई, गया, औरंगाबाद मुख्य रूप से मानसूनी अनिश्चितता के कारण सूखा की समस्या का सामना करता है। तो यहाँ ये पॉइंट भी हमारा एक तरह से करेक्ट होगा, क्योंकि दक्षिण बिहार में नदियाँ जो हैं वो मौसमी है और पठारी भाग के कारण भूजल स्तर भी नीचे रहता है, जिससे कम बारिश होने पर यहाँ सूखा पड़ जाता है। तो ये पॉइंट हमारा सही होगा। तीसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बिहार का उत्तरी भाग भूकंपीय संवेदनशीलता के मामले में अत्यधिक सुरक्षित जोन में आता है, यानी जोन 2 में आता है, क्योंकि यह मैदानी भाग है। अब ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि उत्तर बिहार का सीमांत इलाका जैसे कि मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, ये नेपाल हिमालय के करीब होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र यानी जोन 5 और जोन 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि ये जोन 4 और 5 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर हम कहेंगे सत्य क्या है, 1 और 2 सत्य था, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, बिहार के भू आकृतिक और प्राकृतिक झीलों और जलप्रपातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, जिसे बिहार का सबसे सुंदर और ठंडा जलप्रपात माना जाता है, जहां पानी लगभग 150 से 160 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो इसमें से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बिहार में, और बिहार में किस जिले में, तो नवादा जिले में। ये पॉइंट याद रखना है, और बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आता है कि धुआंकुंड और मंझर कुंड जो जलप्रपात है बिहार के रोहतास जिले में सासाराम के पास काव नदी घाटी में स्थित है। तो ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, सुखलदरी जलप्रपात उत्तर बिहार के मैदानी भाग पूर्णिया के पास कोसी नदी पर बना है। देखो ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि जो सुखलदरी जलप्रपात है ये उत्तर बिहार में नहीं, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के पास कनहर नदी, ये याद रखेंगे, कनहर नदी, ठीक है, कनहर नदी पर दक्षिण पश्चिम हिस्से यानी कि गढ़वा रोहतास सीमांत के पास स्थित जो कि प्रपात है। कोसी नदी मैदान में कोई बड़ा जलप्रपात नहीं बनाती। तो ये पॉइंट गलत होगा। अब हमें सही देखना था, सॉरी असत्य देखना था, तो केवल 3 असत्य हैं, ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। राइट, अगला सवाल नेक्स्ट बनता है कि बिहार के मुंगेर जिले में पाए जाने वाले गर्म जल के स्रोतों का मुख्य कारण क्या है, और इसमें से कौन सा स्रोत सबसे अधिक तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह होगा कि भूतापीय ऊर्जा और चट्टानों में गंधक और रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति के कारण ये जो कि काफ़ी गर्म रहता है, और लक्ष्मण कुंड यहाँ पर कह सकते हैं कि गर्म रहता है, मतलब सबसे अधिक जो तापमान वाला है वो लक्ष्मण कुंड, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित गर्म जल कुंड जैसे कि लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड भूतापीय संवहन के कारण गर्म होते हैं, और इनमें सबसे गर्म है लक्ष्मण कुंड है, जिसका तापमान करीब माना जाता है 62 डिग्री से लेकर के लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और इसमें सल्फर और खनिज घुले होने के कारण जो त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजगीर नालंदा में गर्म जल कुंडों के संदर्भ में यहाँ का कौन सा कुंड सबसे प्रमुख है, जहाँ 7 विभिन्न धाराओं यानी सप्तधारा से पानी निकलता है और जिसे धार्मिक रूप से पवित्र भी माना जाता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ब्रह्मकुंड, ऑप्शन बी। राजगीर की वैभवगिरी, ठीक है, ये याद रखेंगे, वैभवगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, ठीक है, वैभवगिरी पहाड़ी के तल पर स्थित ब्रह्मकुंड यहाँ का सबसे गर्म और मुख्य जल स्रोत है। यहाँ 7 धाराओं से पानी आता है, इसलिए इसे सप्तधारणी या फिर सप्तधारा भी कहा जाता है। चलो अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एर्गो क्लाइमेट जोन के वर्गीकरण के अनुसार राज्य को कुल कितने मुख्य जोनों यानी मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मैंने आप लोगों को अपने नोट्स वाले फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं कि कितना जोन में बांटा गया, कौन कौन से क्षेत्र, कौन से ज़िले जो हैं वो किस जोन के अंतर्गत आते हैं, आप नोट्स एक बार देख लेना। तो यहाँ पे देखिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2
और जोन 3, मतलब जोन 3 को एक पुनः ए और बी में बांटा गया इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि बिहार के जिलों की भौगोलिक सीमाओं और उनके पड़ोसी राज्यों देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक जिले शामिल है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको पता ही है कि सॉरी यहाँ पर नेपाल कह रहा था ना, नेपाल के साथ टोटल 7 जिले साझा होते हैं, माफ़ी चाहूँगा, नेपाल के साथ 7 जिले होते हैं ना कि 8 जिले। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से नहीं देखे। तो नेपाल के साथ 7 जिले और झारखंड के साथ 8 जिले होता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले साझा होते हैं। तो चलो मैं आगे देखता हूँ। देखो, बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, गोपालगंज प्रमुख हैं। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे सिवान भी आता है, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, ये सभी 8 जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ टोटल 7, उत्तर प्रदेश के साथ 8 और झारखंड के साथ भी 8 जिले साझा होते हैं, राइट। किशनगंज जिला बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये पॉइंट भी एक तरह से हमारा करेक्ट होगा। मैंने अपने नोट्स में ये चीज़ बताया भी था कि कौन से ऐसे जो जिले हैं, मतलब कि जो एक देश और एक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो किशनगंज के बारे में आपको मैंने ये याद रखने के लिए बोला था। तो देखो, कुल मिलाकर देखा जाए तो फर्स्ट तो गलत है, लेकिन सत्य के रूप में 2 और 3 यहाँ पर सही था, इसलिए हम बी को टिक करेंगे, 2 और 3। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार के प्रशासनिक भूगोल और प्रभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में कुल 9 प्रशासनिक प्रभाग यानी डिविजन्स और 38 जिले हैं, जिसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर हो जाता है। तो ये पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा और सबसे छोटा शिवहर हमारा होता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि सारण प्रभाग के अंतर्गत कुल 4 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज और वैशाली। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है क्योंकि सारण प्रमंडल में केवल 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। वैशाली जिला जो है वो तिरहुत प्रमंडल यानी मुजफ्फरपुर मुख्यालय के अंतर्गत आता है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वैशाली आपका मुजफ्फरपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तीसरा है कि बिहार का 38वां जिला अरवल है, जिसे 2001 में जहानाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था और यह दक्षिण बिहार का हिस्सा है। ये पॉइंट करेक्ट है, अरवल बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, 38वां जिला है, जहानाबाद से इसे अलग होकर के 2001 में बनाया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है और असत्य के रूप में देखें तो केवल 2, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा झारखंड राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है, बल्कि यह पूरी तरह से दक्षिण बिहार का आंतरिक मैदानी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नालंदा, ऑप्शन सी, ठीक है। झारखंड के साथ टोटल 8 जिले साझा होते हैं, लेकिन उसमें से नालंदा साझा नहीं करता, राइट। ध्यान रखिएगा, नालंदा मतलब जिला चारों ओर से पटना, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय से घिरा हुआ है। इसकी सीमा सीधे झारखंड राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो कुल मिलाकर सी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है कि कटिहार जिले की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में इसकी सीमाएं किन के साथ साझा करती है, मतलब कटिहार। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड दोनों के साथ ये कटिहार अपनी सीमा साझा करता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, राइट। कटिहार जिला बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसकी पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल, मालदा, दिनाजपुर के साथ लगती है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा गंगा नदी के पास झारखंड के साहिबगंज जिले से साझा होता है। तो सी यहाँ पर टिक करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार का कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करने के साथ साथ गंगा नदी के तट पर स्थित है और अपने सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। उम्मीद है गाइस कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज की सेकेंड वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया और इसका फर्स्ट जो था उसमें 30 क्वेश्चन, सेकेंड वाले में हमने 30 क्वेश्चन यानी टोटल 60 प्रश्न आपका कवर हो चुका है। और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया होगा। अगर देखा है तो बताना कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।